हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरीज। क्या स्टार्ट करने हैं? हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स तो बहुत कर लिया था हमारे चैनल में। आज से हम लोग थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं और हम लोग अकाउंट्स के पूरा का पूरा कंप्लीट थ्योरी हमारे इस चैनल में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये जो थ्योरीज में पढ़ाने वाला हूँ अकाउंट्स के रिगार्डिंग, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेरा जो ये थ्योरीज का पार्ट आने वाला है, ये पार्ट पार्ट में आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आने वाला है। और साथ ही साथ पहले हम लोग पार्टनरशिप के पूरा थ्योरी खत्म करेंगे और फिर बाद में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनीज के थ्योरीज को कंप्लीट करेंगे। और आपको तो ये बात पता होगा कि हर प्रैक्टिकल के अगेंस्ट में थ्योरी का आना एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने जब पास्ट ईयर पेपर्स को एनालिसिस किया होगा तो आपको ये पता चला होगा कि एक प्रैक्टिकल के केस में एक थ्योरी रहता ही है। तो थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अच्छा मार्क्स के लिए। और मैं जो भी ये थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने जो भी थ्योरी यहाँ पे आपको कराऊंगा वो या तो पास्ट ईयर एग्जाम के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, या आ सकता है आपके फ्यूचर एग्जाम में। तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बिना किसी देरी के मैं ये धमाकेदार सेशन स्टार्ट करता हूं। तो हेडिंग आप लोग ने देखा ही होगा। हेडिंग क्या है? पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एचएस फाइनल ईयर 2025। ये जो भी मैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन कराऊंगा वो एचएस फाइनल ईयर 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली किसके होने वाला है? सिर्फ अकाउंट्स के रिगार्डिंग होने वाला है। देखो, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 4 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और एक और आप लोग 8 कर लो, 4 8 मार्क्स, ठीक है। सो पहला हम लोग बात करेंगे 4 3 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में, 5 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में और 8 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का ये है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये कोई एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा गया, तो कोई एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा गया है। और बेसिकली ये 2015 के पेपर में, 16 के पेपर में, 13 के पेपर में, 17 19 20 23 के पेपर में, मतलब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हर साल टपक ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है। इसका कोई भी मेथड हम लोग से पूछ सकता है। सबसे पहले हम लोग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? भाई, गुडविल का मतलब क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि गुडविल मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन अर्न्ड बाय ए कंपनी या अर्न्ड बाय ए फर्म थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। मतलब जब एक कंपनी खूब मेहनत करता है, खूब हार्डवर्क करता है और अपने कस्टमर के साथ लॉयल्टी ऑनेस्टी मेंटेन करता है, तो अपना नाम पूरा मार्केट में फैला देता है, तो उसी नाम को भैया बोलते हैं हम लोग गुडविल। क्या बोलते हैं भाई? गुडविल बोलते हैं, ठीक है। गुडविल का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लो। इन अकाउंटिंग गुडविल रिप्रेजेंट एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है दैट अराइजेस व्हेन वन कंपनी acquires the another company for the price greater than the net value of its identifiable assets. It is called goodwill. It compensates factors such as brand reputation, customer loyalty, and employee skills that contributes the company's value beyond its tangible assets. ठीक है, मतलब गुडविल का मतलब ये होता है, जब मान लो कि लेट सपोज मान लो कि एक्स कंपनी है और एक्स कंपनी क्या कर रहा है पता है? वाई कंपनी को खरीदना चाह रहा है। वाई कंपनी ने अपना वैल्यू रखा हुआ है 50 lakhs। इसका वैल्यू क्या वैल्यू है? नेट वैल्यू। क्या वैल्यू? नेट वैल्यू, ठीक है। तो एक्स कंपनी चाह रहा है कि मैं वाई कंपनी को खरीदूं, ठीक है। तो वाई कंपनी को खरीदने के लिए एक्स को वाई को कितना पे करना होगा? 50 lakhs। लेकिन ये वाई ने बोला मेरा नेट वैल्यू है, बट मैं तुमसे कितना लूंगा? 50 लाख कंपनी का वैल्यू है, लेकिन वाई ने कितना मांगा है? 60 लाख मांगा है। कितना मांगा भाई? 60 लाख। 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों मांगा है? तो वाई ने बोला एक्स को मैं 10 लाख रुपए इसलिए ज्यादा मांग रहा हूँ कि 10 लाख रुपए मैंने नाम कमाया मार्केट में। क्या किया मैंने? नाम कमाया। तो इस नाम के बदले में तुमसे कितना? 10 लाख रुपए ज्यादा मांग रहा हूँ। मतलब यहाँ पे लिखा ना, जब when one company acquires the another company for a price greater than the net value, मतलब इसका नेट वैल्यू से ज्यादा प्राइस मांग रहा है ना, वाई जो अपना नेट वैल्यू से ज्यादा प्राइस मांग रहा है, ठीक है। क्यों मांग रहा है? 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है? अपने गुडविल के लिए। तो उसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। गुडविल का मतलब ये होता है ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी, एम्प्लॉय स्किल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? गुडविल बोलते हैं, ठीक है। अब
मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो बेसिकली गुडविल को वैल्यूएशन करने का भाई 3 मेथड्स होता है। द 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग द गुडविल हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। 3 मेथड्स होता है। सबसे पहले भाई आपका मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। पहला सबसे पहला कौन मेथड होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहला मेथड होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है ये समझो। तो द एवरेज प्रॉफिट मेथड इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, ये बहुत सिंपल है और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है गुडविल को निकालने के लिए, ठीक है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर अंडर दिस मेथड। इस मेथड में हमको कुछ कुछ आपको फॉलोइंग फैक्टर्स कंसीडर करना होता है। सबसे पहले द एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। मान लो इस साल का नेट प्रॉफिट है 10 लाख रुपया और मान लो एबनॉर्मल प्रॉफिट है 2 लाख रुपया, तो नेट प्रॉफिट से एबनॉर्मल प्रॉफिट को घटा के कितना 8 लाख करना होगा। किसके लिए? एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए, ठीक है। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मान लो कि बेसिकली मैं 8 लाख रुपया हर दिन, मतलब मान लो कि महीना का मैं मान लो 10 लाख रुपया कमाता, लेट सपोज, और किसी महीना में मैंने 15 लाख रुपया कमा लिया, तो 5 लाख रुपए में जो एक्स्ट्रा कमाऊंगा ना, ये मेरा एक्सेस प्रॉफिट, इसको सुपर प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं। जब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जब हम लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे उसे क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हमेशा याद रखना माइनस किया जाता है किससे? नेट प्रॉफिट से एट द टाइम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फिर एबनॉर्मल लॉस आपका ऐड किया जाता है किसमें? नेट प्रॉफिट में। तो एबनॉर्मल लॉस आपका नेट प्रॉफिट में ऐड होगा और एबनॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या होगा? नेट प्रॉफिट से माइनस होगा। इनकम नॉट अर्न फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन सच एज इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। मतलब ऐसा इनकम जो बिजनेस का नहीं है, ऐसा इनकम जो हम लोग मतलब दूसरे वे में कमाए हैं, तो ऐसा इनकम को हमको क्या करना होगा? हटाना होगा अपने नेट प्रॉफिट से। जैसे कि मान लो कि मेरा काम है कपड़ा बेचना, मान लो मेरा काम क्या है? क्लोथ बेचना, मार्केट में क्या बेचना? मेरा काम क्या है? मार्केट में क्लोथ बेचना, ठीक है। मैं कपड़ा बेच के मैंने मान लो नेट प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए। कितना कमाया मैंने? 10 लाख रुपए नेट प्रॉफिट, लेट सपोज, ठीक है। और साथ ही साथ मैं शेयर में मैंने क्या किया? इन्वेस्ट, मैंने शेयर में भी इन्वेस्ट किया हुआ था और वहां से मैंने कमाया 2 लाख रुपया। तो ये जो 2 लाख रुपए मैंने कमाने बिजनेस का इनकम नहीं है, तो इसको हम लोग नेट प्रॉफिट से क्या करेंगे? हटा देंगे। याद रखना आप लोग, ठीक है। लिखा हुआ है ना, इनकम नॉट अर्न फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन सच एज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया उसको हटा देंगे, इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, ठीक है। अब आपका जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, इसका 2 मेथड, इसमें भी 2 मेथड होता है, ठीक है। एक होता है आपका कौन सा मेथड? देखो यहाँ पे, दिस मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेथड्स। मतलब जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी 2 मेथड में मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक होता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है ये समझो। In this method, the number of the past year profit serves the basic for the valuation of goodwill। इसमें मतलब इस मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमको पास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना पड़ता है, ठीक है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ सच इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द टोटल ऑफ सच प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, देन द एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाई बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द परचेज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब इसको मैं सम अप करके बताता हूँ। जैसे कि देखो, मान लो पास्ट ईयर का प्रॉफिट है, मान लो पास्ट ईयर का प्रॉफिट, मान लो पास्ट ईयर का पहले 2011-21 का प्रॉफिट है मान लो 10,000, ठीक है। 2022 का प्रॉफिट है मान लो 30,000, ठीक है। और 2024 मान लो 2024 का प्रॉफिट है मान लो 10,000, ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट है, लेट सपोज, ठीक है। ये 3 साल का प्रॉफिट है। अगर हम लोग बना रहे हैं अभी 2026 का, किसका बना, सॉरी 2025 का बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेरा पास्ट ईयर हो गया। अब इससे गुडविल हमको निकालना है, तो क्या करना होगा? ये तीनों प्रॉफिट को जोड़ना होगा। मतलब 10,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितना साल हो गया? 1 2 3, तो डिवाइडेड बाय 3, तो कितना होगा? 30 40 एंड 50, तो कितना होगा आपका? 50 डिवाइडेड बाय 3 करके हमको क्या निकालना होगा? हमको गुडविल निकालना होगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा?
तो ये आपका हो जाएगा कितना 1.66.77 होगा, चाहे मान लो कि इसको राउंड अप में लिख दे तो 1.667 अराउंड ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को अपना निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का गुडविल निकल जाएगा। तो 1.667 है, ठीक है, ये हम लोग का हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल गया अपना एवरेज, ये हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर, मतलब हम लोग गुडविल कितना साल के लिए परचेस करें, मान लो कि गुडविल मान लो कि 1 साल के लिए परचेस करें, तो मल्टीप्लाई पे कर देंगे 1, तो कितना निकल जाएगा 1666 पॉइंट, आपका 1667 पॉइंट की तो दरकारी नहीं है। ठीक है, जैसे कि स्टेप देखो यहाँ पे आप लोग, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो मैंने किया 3 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 महीने करते तो निकल गया। फिर गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो एवरेज प्रॉफिट आया 1167 और नंबर ऑफ ईयर परचेस गुडविल की कितना मान लो 1 ईयर, तो आंसर कितना होगा 1667। तो इस तरीके से हम लोग गुडविल निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड हो गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर नेक्स्ट आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है, वेटेड। अब देखो इस मेथड में कैसे निकलेगा गुडविल, ठीक है, दिस मेथड इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, इट इज असाइन वेट्स। अब देखो इसमें एक वेट्स दिया रहता है, क्या दिया रहता है भाई, वेट्स दिया रहेगा, मतलब हर नंबर्स का हर ईयर का एक अलग अलग वैल्यू है, मतलब हर ईयर का एक अलग अलग इंपोर्टेंस है, हर नंबर का एक अलग। वेट्स का मतलब होता है इंपोर्टेंस, क्या होता है इंपोर्टेंस, मतलब हर नंबर के एक अलग अलग इंपोर्टेंस है, लेकिन सिंपल में हर का इक्वल, तो इसमें हर नंबर के एक अलग इंपोर्टेंस है वेट्स। ठीक है, टू ईच ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, मतलब हर ईयर का प्रॉफिट का वेट्स मतलब इंपोर्टेंस अलग अलग है। विद द हाईएस्ट वेट विद द गिवन करंट ईयर प्रॉफिट, मतलब हाईएस्ट जो वेट रहेगा वो करंट ईयर का प्रॉफिट रहेगा। द फॉर्मूला इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय वेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सम ऑफ वेट्स। ऐसे निकाल लेंगे हम लोग गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो इस तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है आपका खत्म। फिर आपका गुडविल निकालने का नेक्स्ट मेथड होता है कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा है भाई, कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड द वैल्यू ऑफ फॉर्म गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब इस मेथड में हम लोग गुडविल सुपर प्रॉफिट की हेल्प से निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड इज द एक्सेस प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म कंपैरिजन द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इन द सेम इंडस्ट्री और ट्रेड। मतलब इसमें क्या होता है कि जब एक इंडस्ट्री नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक या एवरेज प्रॉफिट से जब ज्यादा पैसा कमा लेता है तो उसे हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैंने समझाऊंगा अभी, तो थोड़ा देर रुक जाओ मैं समझाता हूँ। द फर्म हैज नो गुडविल इफ देयर इज ए नो एंटिसिपेटेड सुपर प्रॉफिट। अगर फर्म का कोई गुडविल नहीं है तो कोई भी एंटिसिपेटेड सुपर प्रॉफिट नहीं होगा। अब देखो सुपर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो आप लोग, पहला क्या है, स्टेप नंबर 1 हम लोग को निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये जैसे पहला फॉर्मूला था ना, सेम था, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहला होता है कि फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर दो तो निकल के आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। या एक और काम कर सकते हो आप लोग, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस, तो ये कर दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। फिर स्टेप नंबर 3 नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। फिर निकलेगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर स्टेप नंबर 5 निकल जाएगा आपका गुडविल, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब देखो कि सुपर प्रॉफिट मेथड एक्चुअल में क्या होता है ये मैं समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, मान लो कि हम लोग का कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, मान लो दुलुआ में, कहाँ पे है, हम लोग का कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपका 300 के दुलुआ में। ठीक है, तो मान लो कि मैं जिस प्लेस में पढ़ाता हूँ वहां पे अगर मैं कोचिंग क्लास में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, मान लो कितना रुपया, अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं नॉर्मली कितना कमा रहा हूँ वहां से 1 लाख रुपया, मतलब मैं महीना का कितना परसेंट, 10% तो आराम से कमाता हूँ। ठीक है, मैं कितना कमा रहा हूँ, अगर मैं 10 मतलब जो एरिया हम लोग का पर्टिकुलर जिस एरिया में मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उस एरिया में अगर मैं कोचिंग खोला हूँ तो मैं 10% रिटर्न हर महीना कमा रहा हूँ। जैसे कि 10 लाख का 1 लाख रुपया मैं कमा रहा हूँ। उसी तरह अगर कोई और भी पर्सन खोल रहा है
तो भी 10 लाख का 1% मतलब 10% आराम से कमाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा 10 लाख इन्वेस्टमेंट। देखो 10 लाख जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैंने अपना बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मैंने अपना बिजनेस में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपया, और 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके मैं कितना नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मार्क माई वर्ड, कितना कमा रहा हूँ, महीना का 1 लाख रुपया। ठीक है, अब ऐसा हो गया सडनली मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा स्टूडेंट आने लगे। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट आने लगे, और महीना का मान लो कि इस महीना का मेरा प्रॉफिट कितना हो गया पता है, 1 लाख का बदले कितना, मतलब अभी एग्जाम सेशन है, छोड़ो अभी एग्जाम सेशन नहीं है, नहीं तो मैंने बहुत नोट्स बेचा, अपना बहुत ज्यादा नोट्स मार्केट में बेचा, और मैं नॉर्मली 1 लाख रुपया महीना कमाता हूँ। ठीक है, 1 लाख रुपया नॉर्मली मैं कमाता हूँ, ये मेरा कौन सा प्रॉफिट है, ये मेरा भाई नॉर्मल प्रॉफिट है। ये मेरा कौन सा प्रॉफिट था, ये मेरा था नॉर्मल प्रॉफिट। मैं आराम से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके महीना का 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन एग्जाम का टाइम में मेरा नोट्स बहुत ज्यादा बिका, और मैंने उस महीना कितना कमाया, 2.5 लाख रुपया कमाया। क्या कमाया, ये मेरा कौन सा प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ये मैंने कमाया कौन सा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। मतलब उस महीना मैंने, मतलब मान लो कि दिसंबर महीना में मैंने कितना कमाया, एवरेजली 2.5 लाख रुपया कमाया। तो मैं नॉर्मल देखो, मैंने कमाया करंट महीना में 2.5 लाख रुपया, और मैं नॉर्मली कमाता हूं महीना का 1 लाख रुपया, तो एक्स्ट्रा मैंने कितना कमाया, 1.5 लाख रुपया। तो ये होता है भैया कौन सा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। जब मैं नॉर्मल से ज्यादा कमाता हूं पैसा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब भैया लास्ट मेथड है हम लोग का, कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। देखो मैंने जिस तरीके से थ्योरीज यहाँ पे डाला है, आप लोग भी सेम उसी तरीके से थ्योरीज एग्जाम में लिखना और फॉर्मूलास लिखना, आपका फुल मार्क्स आपको मिलने वाला, कटेगा नहीं मार्क्स। ठीक है, और आप लोग सोचोगे ना कम लिखने से काम हो जाएगा, भाई सेवा बोर्ड है, कम लिख के काम नहीं चलेगा, आपको ज्यादा लिखना होगा। ठीक है, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड the capitalized value of the firm's profit is determined to know the amount of the capital required to earn the desired profit। मतलब कितना पैसा चाहिए हमको प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए, जितना मैं सोच रहा हूँ प्रॉफिट कमाने का। मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड बेसिकली आपको ये समझाता है कि आपको आपने जो प्रॉफिट सोचा है, उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए आपको कितना पैसा, कितना कैपिटल चाहिए, वो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड से भी गुडविल को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वेज। पहला होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या करना होगा भाई, सबसे पहला होगा आपका, पहला कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका क्या बोल रहा है समझो। इन दिस मेथड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे। दिस हेल्प्स विद द असेसमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच एवरेज प्रॉफिट। मतलब कितना अमाउंट चाहिए, कितना पैसा चाहिए हमको इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए, मतलब कितना कैपिटल का नीड है हमको, ये एवरेज प्रॉफिट जो मैंने एवरेज प्रॉफिट सोचा है, उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल का नीड होगा। तो ये मेथड बेसिकली आपको ये समझाता है। इन दिस मेथड फॉलोइंग स्टेप टू बी फॉलो टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। इस मेथड्स का हेल्प से हम लोग इस तरीके से गुडविल को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई, देख रहे हो एक चीज, हर मेथड में आपका एवरेज प्रॉफिट आ ही रहा है, तो सम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। पहले भी था, अभी भी है। फिर नेक्स्ट आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बोला था मैंने 2 फॉर्मूला है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इस अगर इससे यूज हो गया तो हम लोग, अगर इससे मान लो कि जब हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाल रहे होंगे तो ये मेथड काम नहीं आएगा, तुमको नेक्स्ट ये मेथड में जाना होगा। क्या, कैपिटल ऑफ ऑल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3 क्या करना होगा अपने को, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना होगा। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट। फिर स्टेप नंबर 4 करना होगा गुडविल निकालने का, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो मैंने यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसको मल्टीप्लाई माइनस कर दूंगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। मतलब कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, तो गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट हम लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग।
In this method, the capitalized value of super profit is calculated on the basis of normal rate of return. मतलब इसमें capitalized value of super profit निकाला जाएगा normal rate of return के basis में for the assessment of the amount capital need for the earning such. मतलब super profit कमाने के लिए कितना capital का जरूरी है, ठीक है। तो in this method following steps are follow to be calculated the value of goodwill. तो सबसे पहले अपने को निकालना तो भाई घिसा पीटा एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वही आपका सारा हुआ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को निकालना होगा फिर से सेम, फिक्स कैपिटल एंड माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड माइनस लॉस। फिर आपका स्टेप नंबर थर्ड क्या है, स्टेप नंबर थर्ड आपको सम निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100, और फिर सुपर प्रॉफिट तो एवरेज माइनस नॉर्मल, जो पहले सुपर प्रॉफिट में जैसा था मेथड सेम ही है लगभग, और गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय रेट। मतलब यहाँ पे गुडविल निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हो गया, ये आपका कौन सा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म होता है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन देखो एग्जाम में कितना बार आया है, देखो अच्छा से समझना आप लोग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। देखो दो वर्ड है, एक होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो आपको ये क्वेश्चन हमेशा फंसाने वाला है कि देखो कभी कल क्वेश्चन आपको ये आएगा व्हाट डू यू मीन बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और कभी कल आएगा आपका व्हाट डू यू मीन बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों क्या होता है भाई, अलग अलग है। क्या है भाई, अलग अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है बिजनेस बंद नहीं हुआ है, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होगा नया एग्रीमेंट आएगा। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को बंद करो, क्लोज करो, खत्म करो, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन ये है भैया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब अलग होता है, ठीक है। मतलब इसमें मत क्या होता है कि ओल्ड एग्रीमेंट खत्म करना है और नया एग्रीमेंट लेके आना है, मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड स्टेट 3 ग्राउंड्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपको 3 ग्राउंड्स बताना जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है, मतलब पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आंसर व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड एग्रीमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म ड्यू टू एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है ओल्ड वाला जो एग्रीमेंट है ना भाई वो अब खत्म हो जाएगा और फिर से नया वाला एग्रीमेंट अब बनेगा। इसमें कंपनी बंद नहीं हो रहा है। मान लो कि लेट सपोज कि ए बी एन सी 3 पार्टनर था, ठीक है, ये तीनों मिलके मस्त एबीसी लिमिटेड बिजनेस को बढ़िया से चलाना था, ठीक है। अब इन लोगों को लगा कि और पैसा चाहिए, तो और पैसा चाहिए तो भाई इन लोग लेके आए डी को बिजनेस में, मतलब डी को एडमिशन दिया। अब जो डी को एडमिशन देगा तो इन लोगों के बाद जो पहले वाला एग्रीमेंट होगा वो खत्म हो जाएगा, फिर डी के बाद आने के बाद एक नया एग्रीमेंट बनेगा। कंपनी खत्म नहीं होगा, कंपनी एबीसी लिमिटेड है, लेकिन ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट आ रहा है, तो इसी को भैया बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है भाई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है भाई, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट आ रहा है और कंपनी बंद नहीं हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी बोलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं हम लोग, कितने बच्चों को डाउट है, क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा डाउट होता है कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या अलग अलग है ना भाई, दोनों सेम है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों का मतलब क्या है, सेम है। देखो पार्टनरशिप क्या होता है समझना, और आप लोग डीप में समझते हैं। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन हु शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द लॉसेस ऑफ ए बिजनेस। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जहां पे प्रॉफिट और लॉसेस पार्टनर आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। अगर मान लो कि आप लोग पार्टनरशिप में कोई भी चेंज करते हो, इसका मतलब कि जो आपका एग्रीमेंट पहले वाला होगा उस अब वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसका, and new agreement is termed as the reconstitution of the partnership and also known as the dissolution of partnership। मतलब पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है, कैसा एग्रीमेंट होता है, आपस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का पार्टनर्स का, ठीक है, ठीक है, कौन कितना कैपिटल लाएगा ये सब का एग्रीमेंट होता है। बट अगर मान लो कि कोई भी पार्टनर बिजनेस में आया तो आपका ओल्ड वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड ऑल्सो बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ
पार्टनरशिप, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दोनों का मतलब भैया सेम होता है, याद रखो, ठीक है। अब हम लोग को पूछा था ना ग्राउंड्स, क्या पूछा था भाई, ये वर्ड याद रखो, क्या था, द ग्राउंड्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म टिपिकली इन्वॉल्व्स चेंज इन द पार्टनरशिप स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन, हियर आर कॉमन ग्राउंड्स फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म में कब चेंजेस आता है, ठीक है, मतलब 3 ग्राउंड्स बताओ जहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, पार्टनर मतलब ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होता है और नया एग्रीमेंट आता है, और इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म भी बोलते हैं, जहां पे ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होता है और नया एग्रीमेंट आता है। ऐसा कब कब होता है, मान लो भाई जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन होगा तो आपका ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होगा और आपका नया एग्रीमेंट आएगा, तो पहला ग्राउंड हो गया एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, क्या लिखा भाई, ए पार्टनरशिप कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड इफ ए न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस टू द फर्म, दिस इन्वॉल्व द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इससे क्या होगा, नया पार्टनर आने के बाद ओल्ड वाला रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, फिर से आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाएगा, तो हमको फॉर्म को क्या करना होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब डिसोल्यूशन करना होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना होगा, ठीक है। फिर मान लो कोई पार्टनर चला जाएगा, रिटायर हो गया, उसका एज हो गया तो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो उस टाइम में भी क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब डिसोल्यूशन करना होगा, खत्म कर मतलब ओल्ड एग्रीमेंट खत्म करके नया एग्रीमेंट लाना होगा। जब कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा बिजनेस तो क्या होगा, रेशियोज में इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो भी हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना होगा। फिर नेक्स्ट आपका एक और आता है बात, एक्सपल्सन ऑफ ए पार्टनर, अभी तो यहाँ पे 3 ग्राउंड्स पूछा था, मैंने 5 ग्राउंड्स लिख दिया, लो पढ़ो, अगर एक भूल भी जाओगे तो एक दो भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 3 अपना पास है। एक्सपल्सन मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म किसी को एक्सपेल्ड करता है, मतलब किसी पार्टनर को बिजनेस से निकाल लेता है क्योंकि वो उल्टा फुल्टा कुछ दूसरा चीज में लगा हुआ था, कुछ मिसकंडक्ट कर रहा था बिजनेस में, बहुत सारा रीजन के कारण या कोई एक रीजन के कारण जब पार्टनरशिप फॉर्म किसी एक पार्टनर को बिजनेस से निकाल लेता है उस टाइम में भी ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट बनता है। अगर मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, मान लो कि एबीसी 3 पार्टनर है, ठीक है, लेट्स सपोज एबीसी 3 पार्टनर है, इन लोगों का कंपनी का नाम है क्या मालूम है एक्स लिमिटेड, इन लोगों का कंपनी का नाम क्या है एक्स लिमिटेड, तो एबीसी 3 पार्टनर है एक्स लिमिटेड का, ठीक है, तो एबीसी का पहले रेशियो था 3:2:1, अब एबीसी तीनों बोल रहा है कि अब हम लोग का भी रेशियो चेंज होगा, मतलब क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मेरा मतलब सी का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं, मतलब सी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ए का ज्यादा है, लेकिन ए का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो अब इन लोग तीनों डिसाइड किया कि हम लोग का रेशियो चेंज होगा, तो रेशियो चेंज होगा मतलब 2:3:1 हो जाएगा, मान उल्टा हो गया, अब ऐसा रेशियो हो गया, ठीक है, तो उस टाइम में जब रेशियोज भी चेंज होगा तो ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होगा, नया एग्रीमेंट आएगा, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी होगा। अगर और कोई पार्टनर मर जाएगा, डेथ हो जाएगा, तो वो भी तभी भी क्या होगा, आपका ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होगा, नया एग्रीमेंट आएगा। तो ये 3 ग्राउंड्स था आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने का या रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट एंड राइट 4 केसेस वेयर द पार्ट ऑफ द, यहाँ में वर्ड क्या है भाई, पार्टनरशिप फॉर्म, याद रखना, राइट 4 केसेस वेयर द पार्टनरशिप फॉर्म में बी डिसॉल्व बाय कोर्ट, यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म वर्ड है, क्या है पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, सिर्फ पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप होने से अलग मतलब, पार्टनरशिप फॉर्म होने से अलग मतलब होता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है और ऐसा कौन सा 4 केस है जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म को कोर्ट क्या करता है, बंद कर देता है, क्या सुना, ये भी क्वेश्चन भर भर के आया हुआ एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन भैया आपका ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है और ऐसा 4 केस बताओ, ऐसा कितना केस, 4 केस बताओ जिसमें फॉर्म क्या करता है, मतलब जिसमें कोर्ट क्या करता है, पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर देता है, ठीक है, 4 केस बताना आपको। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। देखो भाई, रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे एसेट को बेच दिया जाता है, फिर बेच के पैसा कमा के लाइबिलिटी को पे करके पूरा सबका अकाउंट सेटल किया जाता है, तो ऐसे अकाउंट को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट एंड डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज ए नॉमिनल अकाउंट इज ओपन नोन एज द रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब जब एसेट को एंड मतलब एसेट को बेचना, लाइबिलिटी को खत्म करना, इसके लिए एक नॉमिनल अकाउंट ओपन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ए रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रिएटेड टू डिटरमाइन द गेन एंड लॉस फ्रॉम द सेलिंग ऑफ एसेट्स एंड डेट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट खोला ही जाता है कि एसेट को बेच के लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करके हमको फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ये निकालने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट आपका बनाया
जाता है। ठीक है, तो क्या है बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट? तो रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एसेट को बेच के लायबिलिटी को डिस्चार्ज करके क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो ऐसे अकाउंट को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तब ऐसा 4 केस बताना है आपको, ऐसा 4 केस बताना है जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म को कोर्ट कानून बंद कर देता है। तो पहला केस क्या होगा बच्चों लोग, देखो पहला केस क्या होगा, व्हेन ए पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड। अनसाउंड मतलब जब पार्टनर कोई पागल हो जाएगा, जिसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो उस टाइम में पार्टनर कंपनी कोर्ट क्या बोलेगा कि पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर दो भाई, बंद कर दो, खत्म करो। तो इफ ए पार्टनर इज डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड, जिसका दिमाग अच्छा नहीं है, द कोर्ट में ऑर्डर टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप as the partnership cannot effectively manage or make decision related to the business। तो उस केस में बोलेगा पार्टनरशिप बंद करो। फिर when a partner becomes परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, मतलब कि कोई पार्टनर है जो परमानेंटली कोई काम कर ही नहीं सकता, फिजिकली कोई काम कर ही नहीं सकता, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसका 2 हाथ 2 पैर टूट गया, तो उस टाइम में काम ही नहीं कर सकता, तो उस टाइम में भी कंपनी आपका कोड बोलेगा कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करो, बंद करो, ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो इफ a partner is physically or mentally incapacitated in such way that they cannot perform their duties in partnership, the court may dissolve the firm, बंद कर देगा फर्म को। When partner is guilty for misconduct, अगर मान लो कोई पार्टनर कुछ उल्टा फुल्टा काम में पकड़ा गया है, कुछ उल्टा पुल्टा फ्रॉड वगैरह कर रहा था, उसमें पकड़ा गया, तो तभी भी कोर्ट आपका क्या बोलेगा, बंद करो पार्टनरशिप, खत्म करो। ठीक है, इफ ए पार्टनर एंगेज इन मिसकंडक्ट, ठीक है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, तो उस टाइम में कंपनी पार्टनरशिप बोले, आपका कोर्ट बोलेगा बंद करो पार्टनरशिप को। ठीक है, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड एक्टिविटी में या कुछ उल्टा फुल्टा करने में पकड़ा गया, ठीक है, तो उस केस में। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, when a partner is persistently breaches the पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब कोई एक पार्टनर है जो बार बार पार्टनरशिप का एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है, मतलब ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है, मतलब पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट हुआ था, मान लो कोई पार्टनर बार बार एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है, वायलेट करता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन मान नहीं रहा है, तो उस टाइम में भी कंपनी बोलेगा कि कंपनी बार बार में बोला कि आपका कंपनी को बोलेगा कोर्ट कि बंद हो जाओ, नहीं चाहिए तुम। ठीक है, तो उस टाइम में भी आपका जो कोर्ट है आपका पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिसोल्यूशन का 4 केस हो गया। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म कोर्ट आपका कब कब बंद करेगा, ये आपका 4 केस हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखो यहाँ पे वर्डिंग चेंज हुआ ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पहले था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अब था आपका भैया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। गिव सिचुएशन अंडर विच ए पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व। तो ऐसा सिचुएशन बताइए आप लोग भैया कि किस किस सिचुएशन में आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब बिजनेस को बंद करना, खत्म करना। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द टर्मिनेटिंग द बिजनेस रिलेशन, खत्म करो बिजनेस रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, इफेक्टिवली एंडिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप को एंड करो, खत्म करो। इट इन्वॉल्व द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, वाइंडिंग ऑफ द फॉर्म, मतलब डिसकंटिन्यू करो बिजनेस को, बिजनेस को क्या करो, बंद करो, फॉर्म को बंद करो। सच सेटलिंग द डेट्स, मतलब डेट्स को सेटल करो। डिस्ट्रीब्यूटिंग द एसेट्स को सबको बांट दो या बेच दो। एंड फाइनलाइजिंग अकाउंट को सेटल को, इसी को बोलते हैं भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैन ऑकर ऑन फॉर वेरियस रीजंस सच एज म्यूचुअल कंसेंट। मतलब देखो, एक पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बंद हो सकता है, तो भाई बहुत सारा इसका ग्राउंड्स है। पहला है कि भाई अगर म्यूचुअल आपस में पार्टनर्स बात करके बिजनेस को बंद कर सकते हैं। ठीक है, या पार्टनरशिप का पीरियड खत्म हो जाएगा तो ही होगा, तो यहाँ पे हम वही लीगल ग्राउंड से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्म में डिसॉल्व अंडर द फॉलोइंग 2 सिचुएशन लिखा हुआ है, लेकिन हम 2 सिचुएशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग मेनी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेनी सिचुएशन। ठीक है, देखो पहला बात, ये पार्टनरशिप फॉर्म कैसे कैसे बंद हो सकता है। पहला बात, म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब पार्टनर्स आपस में बात करके बोलेंगे ना, वो हो गया, वो हम लोग काम कर लिए, अब आपस में क्या करते हैं, बात करके बंद कर देते हैं। तो ये हो सकता है कि द पार्टनर्स में एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म वॉलंटरी एट एनी टाइम एंड इफ ऑल पार्टनर कंसेंट टू द एंड ऑफ पार्टनरशिप दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब वो लोग आपस में बात करके फॉर्म को बंद कर लेंगे। ठीक है, बाय द एक्सपायरी ऑफ द पार्टनरशिप टर्म, मान लो कि पार्टनरशिप जिस काम के लिए जिस टाइम तक हम लोग पार्टनरशिप हम लोगों ने
स्टार्ट किया था, अब वो पीरियड टाइम खत्म हो गया तो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कर लेंगे, बंद कर देंगे, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इफ द पार्टनरशिप फॉर्म वाज फॉर्म टू फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, मतलब कुछ टाइम के लिए ही पार्टनरशिप फॉर्म को बनाया गया था और कुछ पर्पस के लिए, वो जब पर्पस या काम या टाइम पूरा हो जाएगा द फॉर्म विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व व्हेन द टर्म एक्सपायर्स और ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड। बाय द डेथ ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर टपक गया, मर गया, तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, उसके पास पैसा नहीं है, तो उस टाइम में पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। और अगर कोर्ट, समटाइम कोर्ट भी ऑर्डर पास करके पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर सकता है। मैंने बताया ना, अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बार बार ब्रीच कर रहा है, ठीक है, रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, पार्टनरशिप का मेंटल स्थिति अच्छा नहीं है, तो उस टाइम में क्या होगा, पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो फाइनली मैं करता हूँ समाप्त। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से यहाँ से जहाँ से मैंने छोड़ा है क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट करूंगा। और हमारे इस चैनल में मैंने लास्ट ईयर में आपका पार्टनरशिप का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर करा के रखा हुआ है, कंपनी अकाउंट्स का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, और साथ ही साथ भैया इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने अपना चैनल पे डाल के रखा हुआ है। आप लोग प्लीज उसे जाके देख सकते हो, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने जो क्वेश्चन पेपर आपको समझाया है, तो मैंने क्वेश्चन पेपर कुछ यूनिक मेथड से समझाया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग जाके देखो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर करो। ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराने में हेल्प करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।